बात है 2007 के 21 अप्रैल 2007। जी हाँ दोस्तों, लेडी वो डॉन जो जहाँ वो रहती थी वहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पे पुलिस का हेडक्वार्टर था, लेकिन फिर भी वो 2007 को फरार हो गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं सबसे बड़ी लेडी डॉन की, जो देश के पहले, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़े लेडी डॉन के उनके बिना कितना तो नाले सो पारम किसी का चलता था ना चल। देश के सबसे बड़े पहले और दुनिया तीसरे मोस्ट वांटेड की बहन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हसीना पारकर की बात करने जा रहे हैं। आगे बताते हैं लेडी डॉन के बारे में। इसे मुंबई गौड़ मारो, इनके जन्म 1959 को हुआ था। दाऊद के 10 भाई बहनों में से ये छठे नंबर पे थी। जी हाँ दोस्तों, सभी का जन्म महाराष्ट्र के नतरागिरी में हुआ था। दाऊद ने अपने बड़े भाई अनीस इब्राहिम के साथ मिल करके डी कंपनी से हसीना पारकर छठे नंबर पे थे। आइए फिर हम इनके बारे में बताते हैं, इनकी कुल संपत्ति कितनी थी जब इनका इंतकाल हुआ था। तो ये डॉन उस समय बनी जब इनके हस्बैंड का कत्ल कर दिया गया 2006 में। अनिल काबली के ने इसके हस्बैंड का कत्ल कर दिया, तब से वो लेडी डॉन बन गई। ठीक है, दाऊद भले ही मुंबई से बाहर चला गया हो, जब 1980 के दशक में उसे मुंबई छोड़ना पड़ा, तब उसके सारा कारोबार इसकी बहनी हसीना पारकर संभाल रही थी मुंबई में रहते भर में। तो भले वो मुंबई से बाहर हो, लेकिन वो मुंबई पे आज भी राज कर रहा था। मुंबई पे सारे कारोबार पे उनका नजर था। जब उसके जीजा का मर्डर हो गया था 2006 में, तब वो फिर से दाऊद अनिल काबले इसका सबसे बड़ा राइट हैंड था। ये जब इसके बड़े भाई के बाबा डैडी का कत्ल कर दिया गया, तो इसका बदला लेने के लिए इसने दाऊद के बहनों को मार डाला। दाऊद का बहनों जो नाला सोपाड़ा में ही रहता था, जो एक छोटा सा होटल चलाता था। इससे इससे इसके बहनों का अनिल का डैडी का मर्डर होने के बाद, अनिल गाबली का भाई डैडी का मर्डर होने के बाद दाऊद के बहनों का मर्डर कर दिया गया था। तब से दाऊद काफी पगला सा गया था। वो बस हर वक्त कैसे बदला लेना, कब लेना, यही सोचता रहता था। इसे ही सोचते सोचते वो एक बार संपर्क करता है राजन से, और राजन को कहता है कि उसे बदला ले। तो उन्होंने यही बात का जवाब देता है कि वो मुंबई के हाई सिक्योरिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, जब बाहर निकले तब मार दिया जाएगा। इधर दाऊद की बहन हसीना पारकर गद्दी संभाल चुकी थी। वो किसी तरह अपना साम्राज्य खड़ा करना चाह रहे थे, और उसके हस्बैंड का तो मर्डर हो गया था, तब से वो ये कर दिया था। वो छोटे मोटे आर्टिस्ट का भी काम करते थे। वो नाला सुपारा पहुंचे, और उसमें जो भी घर बढ़िया रहा 26 जुलाई से 91 को उसकी हस्बैंड मने दाऊद की बहनों का मर्डर हो गया था। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद से वो लेकर के उसे हॉस्पिटल दौड़ी, पर डॉक्टर ने मृत्यु घोषित करे। ये सुन के दाऊद काफी अंदर से टूट गया था, और वो बदला लेने की आग में जल उठा था। तभी मुंबई से उसे खबर आई कि इसके हाथ के उसके मर्डर के पीछे अनिल काबली का हाथ है। तब से दाऊद और टूट गया था। तो अनिल काबली ने राजन को ये कहा कि तुम मुझसे बदला क्यों नहीं ले रहे, उनके बहन के हस्बैंड के हत्यारों क्यों नहीं मार रहे। तब से वो कह के ये टाल देता था कि मुंबई का हाई सिक्योरिटी जेल में है, हॉस्पिटल में, जब वो बाहर निकले तो मर्डर कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही सोच करके उसे छोड़ा जा रहा था। तब फिर दाऊद ने राजन को कहा कि तुम उसे किसी तरह मार दो, तो वो नहीं मार पा रहे थे। इसी बीच दाऊद के दो भाई, छोटा शकील और अनीस इब्राहिम, ये दोनों उनके पास थे। उन्होंने कहा कि अगर आप इजाजत दे तो हम उन्हें मार देते हैं। तो दाऊद की तरफ से उन्हें हरी झंडी मिल गई, मैंने मारने का इजाजत मिल गया। बस ये क्या करना था, उन्होंने इसे मारने के लिए प्लानिंग बना ली। उन्होंने यूपी का हाई वांटेड ब्रजेश सिंह और ठाकुर को ये सुपारी दे दी।
तो तभी उन्हें एक ऑटोमेटिक हथियार दिया गया। ये पहली बार मुंबई में शूट आउट में AK-47 का यूज होने वाला था। 2 घंटा पहले ही हॉस्पिटल की रेकी की गई और वो लोग हॉस्पिटल में जाते के साथ अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उन लोग को मार डाला जो 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 उनके बहनों को मारने आए थे। उन्होंने सबके सबको मार डाला। पर मुंबई शूट आउट में ये नहीं पता था शूटरों को कि वहाँ तो एक इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल भी है। इस शूट आउट में दोनों पुलिस वाले भी मारे गए थे। इसकी वजह से और ये मरने के बाद अपनी बहन को खबर देता है कि हमने बदला ले लिया। ये बात सुन कर के काफी टूट जाती है। ये ऐसे ये नहीं चाहती थी। फिर से क्या था, फिर तो वो अपने घर पे दरबार लगाने लगी और लोगों की शिकायतें सुनने लगी और बड़े बड़े बिल्डर उनसे शिकायत लेकर आते हैं, उन्हें सुरक्षा देती है प्रोटेक्शन के नाम पे, पर मोटी पैसे भी लेती थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पैसे भी लेती थी। मुंबई का कोई भी बड़ा बिल्डर हो या कोई भी जानी मानी हस्ती हो, उसके इजाजत के बिना ना तो कोई जमीन खरीदता था ना कोई बेचता था। इसी तरह उनका दिन चलता रहा, दिन ढलता रहा। तभी अचानक दाऊद ने उसे कई बार कहा कि तुम इन सब से दूर रहो, तुम्हें इन सब की क्या जरूरत, जबकि दाऊद हर बहनों को करोड़ों रुपए भेजता था खर्चे के लिए। फिर भी उसकी बहन को ताकत का नशा इस तरह चढ़ गया था कि वो इस सबसे पीछे। बात 2006 की है, जब एक कॉम्प्लेक्स के बिल्डर बना रहे थे तो उनसे मोटी रकम मांगी थी। तो ये जाकर क्राइम ब्रांच में केस दर्ज करते हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच ये कह कर डाल देते हैं कि अभी जांच करेंगे तब केस दर्ज करेंगे, केस दर्ज नहीं करते हैं। तभी वो लोग हसीना पार्कर एक अपनी प्रोजेक्ट लेकर के एक बिल्डर के पास गए और उनसे 1 करोड़ इकट्ठा करने को कहा। 1 करोड़ उन्होंने इकट्ठा कर भी लिया, पर किसी तरह उनका प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो पाया और वो पैसा फिर से जब गैंगस्टर मांगने लगे तो वो वापस सिर्फ 70 लाख किया। 30 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी के नाम पे उन्होंने रख लिया। आका वो उन्हें प्रोटेक्शन मनी के तौर पे मैंने रख लिया है। तो इसके वजह से उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो जा करके उन्होंने केस कर दिया। क्राइम ब्रांच 2 अधिकारी के ऊपर भी केस किया, इन्होंने हमारा केस नहीं लिया। 21 अप्रैल 2007 में जब उनका केस दर्ज हो गया तो पहली बार उनका वारंट निकला तो पुलिस से मात्र 500 मीटर दूरी में रहने के बाद भी उनका नेटवर्क इतना जबरदस्त था कि हसीना पार्कर को इसकी खबर लग चुकी थी और वो वहां से फरार हो गई। तभी फरार हो गया, उन्हें पुलिस खोजती रह गई पर वो मिली नहीं। तब अचानक से ये बात किसी तरह उड़ तोड़ के दाऊद तक गई तो दाऊद ने फिर इस पे बढ़िया से संज्ञान लिया। तभी कोर्ट में उनकी पेशी होती है और उन्हें चंद घंटों में ही जमानत मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें जमानत मिल जाती है। फिर अचानक से बिल्डर लोग को लाइन लगती है और फिर से उन्हें पैसे देने पड़ते हैं सभी को और इसी तरह उनका जिंदगी चलता जाता है। दाऊद के बहन के मानो कि मुंबई का गॉड मदर कहा जाने लगा। 2007 में जब उनकी से हसीना पार्कर के इनकम का अंदाजा लगाया तो उस समय इनका प्रॉपर्टी टोटल 5,000 करोड़ रुपए के थे। 2007 की बात है दोस्तों। एक समय ऐसा भी था जब सरकारी इमारतें भी इनके हुक्म से बनने लगे, इनके हुक्म के बिना नहीं बनते थे। तो उनके दरबार लगने का सिलसिला जारी रहा इसी तरह और लोगों से वो सुनती थी, सलाह देती, मशवरा देती थी। रेड डिपार्टमेंट लोग भी इससे डरते थे और कहा जाता है कि मुंबई में उनके हुक्म के बिना कोई भी प्रोजेक्ट ना पास होता था ना बनता था। उनसे पैसे के भी मिलते थे, सभी में उनका हक जाता था, सभी में उनका शेयरिंग था। बात 2007 की है जब उनके दरबार में बहुत सारे लोग आते थे तो सबसे बड़ा नेटवर्क मुंबई में भाई लोग के बाद अगर गल्डरबल के बाद आता तो केबल ऑपरेटर का ही आता है। केबल ऑपरेटर वाले लोग उनके पास आते थे इलाके के बंटवारे के लिए। हसीना पार्कर ने ये फैसला किया सब लोग अपने अपने इलाके में धंधा करें, कोई भी एक दूसरे के इलाके में टांग नहीं अड़ाएंगे। इसके लिए दोनों केबल ऑपरेटरों से उन्होंने पैसा भी लेते थे। कोई भी केबल ऑपरेटर एक दूसरे के एरिया में टांग नहीं अड़ाएगा। यह हसीना पार्कर का ऑर्डर मिल चुका था
उसके बाद सब लोग अपने काम में लग गए, उन सभी से पैसा इनको मिलते रहा। उनकी सबसे बड़ी बेटी की शादी एक बड़े बिजनेसमैन से 2006 में उनका बड़ा बेटा का रोड एक्सीडेंट में हत्या हो गया था। तो उनका बेटा सलीम का कहना था वो अंजाम दे। उनके टीम में एक और थे उस समय के काबिली नेता, राजनेता, जो इनके टीम में काम करते रहे। तो उनके सबसे छोटा बेटा बहुत अच्छा सीधा साधारण जिंदगी जीना चाहता था। तब ये थी 6 जुलाई 2014 में अचानक से छोटी सी बीमारी से उनकी जान चली गई। उनको एक दिन पहले से माइग्रेन नाम की बीमारी से जूझ रही थी। उस दिन उन्होंने दिन भर रोजा रखा। शाम में अचानक सीने में दर्द की वजह से हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तब दोस्तों ये हमारी है हसीना पारकर के ऊपर कहानी। इसी तरह हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप लोग कहाँ से देख रहे। हमें सपोर्ट करें, तभी हम इसी तरह की और भी कहानियां आप लोगों के बीच तक लाते रहेंगे। लाइक सपोर्ट करें, शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार।